हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति की। आपकी जो बुक है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में। जो टॉपिक आज का अपना रहेगा वो है जन संघर्ष और आंदोलन। जैसे कि नाम से ही हमें बहुत कुछ पता लग रहा है। जन संघर्ष का मतलब होता है जनता का संघर्ष। अब जनता जब संघर्ष करती है अपनी किन्हीं मांगों को लेकर के, तो अक्सर यदि सरकार उन मांगों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील नहीं है, समय रहते उन मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है, तो कई बार वो मांगे जो हैं वो बड़े आंदोलनों का रूप ले लेती है। और भारत जैसे देशों के अंतर्गत यह चीज कोई आम या खास नहीं, मतलब भारत जैसे देशों में ये चीज कोई बहुत खास नहीं है, बल्कि बहुत आम बात है कि यहाँ अपने विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर जो संघर्ष हुए हैं उन्होंने आंदोलनों का रूप भी लिया है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जब परिचय इसका देखेंगे तो पिछले लेसन की बात है जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र जो है उसमें सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। यहां से हम लोग फिर से समझते हैं। यानी हम लोग कहते हैं कि कोई मजबूत लोकतंत्र जो है, विकसित और सुदृढ़ लोकतंत्र जो है, वो तभी बन सकता है जब वहां पर क्या हो, सत्ता का बंटवारा। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी चीज है जो हर देश की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपरिहार्य मानी जाती है। और जो सरकार के अलग अलग अंग रहते हैं, सरकार के अलग अलग अंग रहते हैं, और जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं वो कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, ये भी हमने देखा। और इस अध्याय में भी हम लोग अपनी पिछली चर्चा को ही आधार बनाते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो ये देख पाएंगे कि जो सत्ताधारी पार्टी अथवा जो लोग हैं वो स्वच्छंद नहीं है। क्या नहीं है? सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद का मतलब होता है आपको जो अच्छा लगे आप वो करने के लिए स्वतंत्र होते हो, तो आप क्या हो? स्वच्छंद हो। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो सत्ताधारी लोग हैं, शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करें, ऐसी स्थिति में नहीं है। यानी आपकी रूलिंग पार्टी जो रहेगी वो स्वच्छंद नहीं है। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से शासन जो आपका है वो मुक्त नहीं रह सकता, बच नहीं सकता। और लोकतंत्र में क्या होता है, अमूमन यानी सामान्यतः हितों और नजरियों का टकराव चलता रहता है। मतलब जिन लोगों के हित किसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं उसको लेकर के, या जिन लोगों का नजरिया किसी मुद्दे को लेकर के अलग अलग है, ऐसी बातों को लेकर के अक्सर क्या होता है, लोगों के बीच में टकराव देख पाना बहुत आम बात है। हितों और नजरियों का ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब है ये जो संघर्ष है, इसकी अभिव्यक्ति बहुत संगठित तरीके से होती है। यानी जिन लोगों के हित किसी एक चीज से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का नजरिया किसी एक मुद्दे पर एक जैसा है, वो अपने इस द्वंद्व की जब अभिव्यक्ति करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे बताते हैं, तो बहुत ही संगठित तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से करते हैं ऐसा। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। मतलब आप यदि सत्ता में हो तो ये तय बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो आपसे खुश नहीं होते हैं, या आपके प्रतिपक्षी हैं, आपके विपक्षी हैं। और निश्चित रूप से सत्ता में रहने वाले दल से इस नाते वो विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, मांगे करते हैं, और उन पर यानी सत्ताधारी दल पर उन मांगों को मनवाने के लिए वो क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। लेकिन सरकार को क्या करना पड़ता है, सत्ताधारी दल को क्या करना पड़ता है, इन मांगों व दबावों के बीच में एक संतुलन कायम करना पड़ता है। मतलब हर मांग जो है वो सरकार मान ले, यह भी जरूरी नहीं होता।
और हर जो मांग है उसे सरकार मानने से इनकार कर दे, यह भी उसके लिए संभव नहीं होता। तो सरकार क्या करती है, विभिन्न मांगों के बीच में, विभिन्न हितों के बीच में, विभिन्न नजरियों वाले लोगों के बीच में एक इस प्रकार का संतुलन कायम करने का प्रयास करती है, जिससे सब लोगों के हित भी पूरे हों और वो किसी बड़े टकराव की ओर अग्रसर ना हो। इस अध्याय की शुरुआत में हम यह जान पाएंगे कि परस्पर जो विरोधी मांगे हैं और जो दबाव है, उनके बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। यानी कहीं ना कहीं मांगे जो रखी जाती है शासन के सामने, और उन मांगों को पूरा करने के लिए जो दबाव डाला जाता है शासन पर, सरकार पर, उससे क्या होता है, आपका लोकतंत्र एक शेप में आता है, आपकी डेमोक्रेसी एक शेप में आती है, वो एक आकार लेती है। और इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जान पाएंगे कि जो आम नागरिक है, इन देश के जो साधारण नागरिक हैं, वो विभिन्न तरीकों से अथवा संगठनों के सारे जो लोकतंत्र है आपका, उसमें अपनी भूमिका जो है उसका निर्वहन वो कैसे कर सकते हैं। यानी आप अपनी डेमोक्रेसी में, आपके लोकतंत्र में किस तरह से आप अपना रोल प्ले कर सकते हो, भूमिका निभा सकते हो। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट राजनीति में होती नहीं है, लेकिन वो राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ऐसे तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह और आंदोलन, इनकी चर्चा करेंगे। यानी मुख्य जो विषय वस्तु रहेगी इस लेसन की, वो क्या रहेगा, दबाव समूह और आंदोलन जो है वो कैसे आपकी राजनीति को प्रभावित करते हैं, यही समझने का हम प्रयास करेंगे। और इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अगला जो अध्याय आपका रहेगा वो राजनीतिक दलों को लेकर के है, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने के, यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीकों पर चर्चा की गई है। ये जो लेसन है, इसमें राज सत्ता को नियंत्रित करने के कौन से तरीकों पर चर्चा होगी, अप्रत्यक्ष तरीकों पे। जबकि नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रहेगा उसमें हम लोग राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीकों की चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लेसन क्या कर रहा है, आपका आपके 6th चैप्टर के लिए, अगले लेसन के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और उस लेसन को जब हम लोग समझेंगे तो हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा उस 6ठे चैप्टर के लिहाज से। अब देखिए, ये जो जन संघर्ष और आंदोलन है, इनकी कहानी हम लोग फिर से किन्हीं बाहरी राष्ट्रों से शुरू करते हैं, उनकी कहानियां लेते हैं। और 2 देश आपके सामने हैं जिनके नाम है, एक अपना पड़ोसी देश नेपाल है, और एक कोई यूरोप महाद्वीप का ये देश है बोलीविया नाम का। यहाँ पे किस प्रकार से और किन मुद्दों को लेकर के वहां की जनता ने जब संघर्ष किया, तो उस संघर्ष के प्रतिफल के रूप में उन्हें क्या मिला, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि लेसन की शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके थे, लगभग वहीं से घटनाक्रम शुरू होता है। ये बात बता रहा है आपको 9th की, कि क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है, कि पोलैंड नाम के देश में लोकतंत्र की जीत कैसे होती है। हमने इसके बारे में कक्षा 9 की पुस्तक में पहले पढ़ लिया है। और यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। कौन सी कहानी, पोलैंड की कहानी हमें ये बताती है कि एक लोकतंत्र को गढ़ने में, उसे बनाने में जनता का क्या रोल हो सकता है, किस तरह का रोल हो सकता है। आइए इस तरह की 2 हालिया घटनाएं जो है हाल ही के सालों में घटित हुई हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता का जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है, लोकतंत्र सत्ता को काम में, लोकतंत्र में सत्ता को काम में कैसे लिया जाता है। और पहला जो विवरण आपको यहाँ दिया जा रहा है वो है नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। इसका मतलब ये साफ है कि नेपाल के लोगों ने क्या किया होगा, लोकतंत्र की बहाली के लिए कोई आंदोलन किया होगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और वो क्या बताया जा रहा है, जरा गौर से सुनिए, देखिए। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। विलक्षण का मतलब एक अलग तरीके का, अनूठा, खास। जन आंदोलन मतलब जनता का आंदोलन। और शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है, मतलब जहां
बहुत लेट जाकर के लोकतंत्र की यात्रा जो शुरू हुई है, ऐसे देशों को हम लोग कहते हैं तीसरी लहर के देश। जहां लोकतंत्र 90 के यानी 1990 के दशक में कायम हुआ, मतलब 1990 का दशक जो रहता है उसमें जाकर के नेपाल में लोकतंत्र कायम हो पाया, बहाल हो पाया। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। क्या कह रहा है कि ये जो चीज हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें जो वहां का राजा है वो क्या बना रहा, औपचारिक रूप से, मतलब नाममात्र का मुखिया बना रहा राज्य का, शासन का, जबकि जो रियल पावर है वहां की, जो वास्तविक सत्ता है, उसका प्रयोग किसके हाथों में आ गया, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में। और आत्यंतिक राजतंत्र से, मतलब एक जो गहरा और बहुत मजबूत जो राजतंत्र था वहां का, से संवैधानिक राजतंत्र का ये जो संक्रमण है, ये राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। मतलब जिस समय की ये कहानी हम लोग देख रहे हैं, उस समय नेपाल का राजा कौन है, वीरेंद्र नाम का व्यक्ति है। और उसने क्या कर लिया था कि एक जो लोकतंत्र राजतंत्र जो था, उस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की बात को उसने सहमति दे दी थी। कहने का मतलब उसने ये मान लिया कि अब नेपाल में मेरा जो शासन है वो नहीं होगा, मेरी सत्ता नहीं होगी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो राज करेंगे, और उस राजकाज में कुछ हद तक मेरा भी हस्तक्षेप होगा, यानी उन प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह को मैं मानूंगा और उसके मुताबिक काम करूंगा। लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की क्या हो गई, हत्या हो गई। मतलब ये जिस टाइम ये घटनाक्रम हो रहा होता है, उसी टाइम राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है। क्या वजह रही, किस वजह से उनकी हत्या हुई, ये खैर क्लियर नहीं हो पाया। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र, यानी वीरेंद्र के मरने के बाद में नए राजा कौन है, ज्ञानेंद्र, लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। यानी जो बात वीरेंद्र ने स्वीकार की थी कि भाई जनता का शासन जो है वो बहाल होना चाहिए, उस बात से कौन एग्री नहीं हुए, नए राजा ज्ञानेंद्र। ये कहते हैं कि भैया मैं लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो मेरा राजकाज है ना वो रखूंगा। और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। यानी नेपाल में जो सरकारें चुनी गई जनता द्वारा, वो लोगों में पॉपुलर नहीं हो पाई, प्रसिद्ध नहीं हो पाई, उन्होंने हो सकता है अच्छा काम नहीं किया होगा। इस कारण राजा जो ज्ञानेंद्र है उसको इस बात का फायदा मिला, और सन 2005 के फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके, अपदस्थ का मतलब उनके पद से हटा करके, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को क्या कर दिया, भंग कर दिया। यानी राजा ज्ञानेंद्र ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नेपाल के तत्कालीन थे 2005 में, उन्हें पद से हटा दिया, और जनता द्वारा जो निर्वाचित सरकार थी उसे भंग कर दिया कि मैं इस सरकार को नहीं मानूंगा। 2006 के अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर फिर से किसके हाथ में सौंपना था, जनता के हाथों में सौंपना था। यानी इसी चीज को लेकर 2006 में क्या हुआ, नेपाल में आंदोलन हुआ। वहां के लोग ये चाह रहे थे कि राजा ज्ञानेंद्र जो है उसके हाथ से शासन सत्ता लेकर के वो किसको सौंपी जाए, जनता के हाथों में सौंपी जाए। और संसद की सभी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनमें से एक 7 पार्टी अलायंस, यानी सप्तदलीय गठबंधन इसे कहा गया, ये बनाया गया। वहां की जो 7 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया। और नेपाल की जो राजधानी है, आप जानते ही होंगे, काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 4 दिन तक हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ बंद रखेंगे। और इस प्रतिरोध ने, यानी इस विरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। यानी जो 4 दिन तक बंद करने की बात कही गई थी उन राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वो बंद वहां क्या हो गया,
अनिश्चित काल के लिए बढ़ गया। और उसकी एक तस्वीर ये आप लोग देख सकते हैं। जब वो बंद जो था वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा, तो किस तरह से वहां के लोगों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया, लोग कैसे सड़कों पे उतर आए और राजा के हाथ से वो सत्ता लेकर के अपने हाथों में सत्ता लेना चाह रहे थे। इसके कुछ जो उदाहरण हैं वो हम इन पिक्चर्स से देख सकते हैं। यानी ये लिखा हुआ है, नेपाल के लोग और राजनीतिक दल एक रैली में लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए, वो ये कह रहे हैं लोकतंत्र बहाल करो, राजा ज्ञानेंद्र हम आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, माओवादी, बागी और अन्य संगठन भी साथ हो लिए। माओवादी चीन के एक नेता रहे हैं जिनका नाम था माओ, और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों को नेपाल में क्या कहा जाता है, माओवादी कहा जाता है। यानी जो लोग माओ के विचारों से सहमत थे, उनकी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्हें उनकी विचारधारा ठीक लगती थी, ऐसे नेपाली लोगों को जो कि माओ के अनुयायी है, समर्थक हैं, उन्हें माओवादी कहा जाता है। तो उन राजनीतिक दलों को, जो 7 दल थे, उन्हें किसका समर्थन मिला, वहां के माओवादियों का भी समर्थन मिला और कुछ जो और संगठन थे वो भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। यानी कर्फ्यू में पता है आपको पाबंदियां होती है, आम लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वहां के लोगों ने ये तमाम जो चीजें थी, नियम कानून थे, इन्हें तोड़ दिया और वो सड़कों पर आ गए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। वो दिल्ली सड़कों पे आते और लोकतंत्र की बहाली को लेकर अपनी मांगे करते, प्रदर्शन करते। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद, तादाद का मतलब होता है संख्या, कि आगे सुरक्षा बलों की भी एक ना चली। यानी जब एक देश की जनता एक तरफ चल पड़ती है तो फिर सुरक्षा बल वहां के कहां तक कारगर हो पाते हैं उन्हें रोक पाने में। इसका मतलब यहाँ के सुरक्षा बल क्या हो गए, नेपाल के लोगों को सड़कों पर उतरने और अपना प्रदर्शन करने से रोकने में नाकाम हो गए। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम का मतलब होता है एक समय सीमा दे दी उन्होंने राजा को कि भाई आपको इस समय तक क्या करना है, लोकतंत्र को बहाल करना है, हमारी संसद को बहाल करना है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंपनी है, उसे कहते हैं अल्टीमेटम। और राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की। यानी राजा ने देखा कि लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, लगातार आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या कहा, कुछ रियायतें देने की उन्होंने बात कही कि आप लोग ऐसा मत करिए, मैं आपको कुछ हद तक क्या दे दूंगा, रियायतें दे दूंगा, मतलब छूट दे दूंगा, या मेरी जो सत्ता पर पकड़ है उसे मैं कुछ हद तक क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा। जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है, कुछ जो रियायत आप दे रहे हो ना वो हमें मंजूर नहीं है। नेता अपनी मांगों पर अड़िग रहे, डटे रहे कि संसद को क्या किया जाए, बहाल करो। पहले तो ये कि आपने जो संसद थी उसको क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो पहली बात तो क्या है, आप लोग संसद को बहाल करिए। दूसरी, सर्वदलीय सरकार बने, यानी सारे दल मिलजुल कर क्या बनाएंगे, नेपाल में एक सरकार बनाएंगे। और तीसरी चीज क्या है, एक नई संविधान सभा का गठन हो, यानी एक ऐसी सभा जो नेपाल का संविधान लिखने का काम करेगी, उससे उन लोगों ने क्या नाम दिया, संविधान सभा। तो इन मांगों को लेकर के लोग अपनी बात पर रुके रहे। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, यानी जो समय सीमा दी थी लोगों ने राजा को, उसका अंतिम दिन कौन सा है, 24 अप्रैल 2006 का दिन। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। तीनों मांगे हमने ये देख ली ऊपर, ये जो मांगे हैं, पहली मांग क्या रही है कि संसद को बहाल किया जाए, दूसरी मांग क्या है, सर्वदलीय सरकार बने, और तीसरी मांग क्या है, नई संविधान सभा का गठन हो। तो राजा क्या हो गया, इस दिन तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया, मजबूर हो गया, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। SPA यानी जो 7 दलों का संगठन बनाया गया, उसने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना।
अंतरिम सरकार मतलब जब तक विधिवत रूप से चुनाव न होकर के नेपाल में सरकार नहीं बन जाए, तब तक वहां के सातों जो दल थे उनके नेताओं ने यह तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, नेपाल की व्यवस्था को तब तक चलाने के लिए गिरिजा प्रसाद कोइराला जी को क्या बना देंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उसके बाद जैसे ही देश में हालात सामान्य हो जाएंगे फिर चुनाव करवाए जाएंगे, और चुनाव में जिस पार्टी को भी जीत मिलेगी, बहुमत मिलेगा, उसकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो ये उनके क्या है, मौके की जो स्थिति है उसको देखते हुए कुछ उठाए गए कदम है, जिस कदम के तहत गिरिजा प्रसाद कोइराला को क्या चुना गया, क्या बनाया गया, नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री, या आप कह सकते हैं काम चलाऊ प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए, यानी संसद को बहाल किया गया राजा द्वारा। संसद की बैठकें जब हुई तो नए कानून बनाए गए। इन कानूनों के सारे राजा की जो अधिकांश शक्तियां थी वो क्या कर ली गई, वापस ले ली गई, यानी राजा के पास जो पावर थी वो उससे छीन ली गई। और नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीए यानी सातवों दल और माओवादियों के बीच सहमति बन गई कि भी जो अपनी नई संविधान सभा है ना, उसका चुनाव कैसे होगा, उसका चुनाव किस तरीके से होगा, इन चीजों को लेकर के उन सातों दलों और सातों दलों और माओवादियों में क्या हो गई, यानी एसपीए और माओवादियों में एक सहमति कायम हो गई। 2008 में राजतंत्र को क्या कर दिया गया, वहां खत्म कर दिया गया कि किसी भी प्रकार के राजा का राज नेपाल में नहीं होगा, और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। क्या बन गया, एक ऐसा देश बन गया जहां पर क्या है, लोकतंत्र है। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया और नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए क्या बना, प्रेरणा का एक सोर्स बना, स्रोत बना, जरिया बना। अब हम थोड़ा सा देखने का यह प्रयास करेंगे कि यहाँ एक नाम आया है जो आपके रहा, ये संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। तो जैसा कि हमने ये संघवाद दूसरा जो चैप्टर रहा था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, जब आपके देश का संविधान जो है वो केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं, उसे हम लोग संघीय शासन कहते हैं। भारत में भी ऐसा ही है, और वैसा ही सिस्टम क्या है, वैसा ही संघ बनाने की ओर कौन अग्रसर हो रहा है अब, नेपाल। लोकतंत्र आप जानते ही हैं, जनता के शासन को। लेकिन ये जो गणराज्य शब्द है ये आपके लिए नया हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए, किसी भी देश के अंतर्गत, जैसे मैं भारत जैसे देशों की बात करूं तो यहाँ दो लोग हैं, उन्हें हमें समझना है कि वो कौन है, वो क्या काम करते हैं, फिर ये गणराज्य की बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। यानी भारत की मैं बात करूं तो एक तो अपने यहाँ है राष्ट्र के प्रधान। राष्ट्र के जो प्रधान है भारत में वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और दूसरी जो चीज है वो यहां अपने हैं शासन के प्रधान। शासन के प्रधान जो भारत में है वो है प्रधानमंत्री। समझ में आई। अब देखिए, यदि किसी देश में राष्ट्र का प्रधान, किसकी बात हो रही है यहाँ, राष्ट्र का प्रधान वंशानुगत न हो, मतलब किसी एक ही परिवार से न हो बल्कि वंशानुगत न होकर के एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वहां की जनता द्वारा निर्वाचित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन लोग क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी देश में राष्ट्र का जो प्रधान, यानी भारत की तरह मैंने आपको बताया राष्ट्रपति, तो जब किसी देश में राष्ट्र का प्रधान वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर यह सारी बात लागू होती है। आप देख सकते हैं, जब से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होना शुरू हुआ है, कोई एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं।
हो सकता है वो 2 बार रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति यहाँ 4 बार, 5 बार, 6 बार राष्ट्रपति चुने हो। और चुने जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, 10 बार भी चुने जा सकते हैं, लेकिन किसी एक ही घर से, एक ही परिवार से कोई व्यक्ति भारत में बार बार राष्ट्रपति नहीं रहा है। इसका मतलब भारत में जो राष्ट्र का प्रधान है वो क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं है, पहली चीज। दूसरी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन उसमें आम जनता अपना वोट नहीं देती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में जो अपने विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन किस जरिए से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता खुद राष्ट्रपति नहीं चुनती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था कह जाते हैं। तीसरी चीज हमने क्या देखी, एक निश्चित अवधि। निश्चित अवधि क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय बाद होता है, 5 वर्ष के बाद होता है। तो यानी आप यूं मान सकते हैं कि हर 5 वर्ष की अवधि जो है उनकी, उसके पूरा होने से पहले पहले वो अवधि 4 माह 10 महीने के बाद हो सकती है, वो अवधि 4 माह 11 महीने 5 दिन के बाद हो सकती है। मतलब 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले पहले आप क्या करवा लेते हो, राष्ट्रपति के चुनाव करवा लेते हो। तो ये क्या है, एक निश्चित अवधि। तो इस प्रोसेस से जब हम लोग इस प्रक्रिया से अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, एक गणराज्य कहा जाता है। शायद आपको ये बात भली भांति समझ में आ गई होगी। तो नेपाल को भी क्या किया गया, एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। और इसके बाद जो थी वो ये चीज पूरी दुनिया भर के जो लोकतंत्र प्रेमी हैं, लोकतंत्र समर्थक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक लंबे संघर्ष के बाद नेपाल के लोगों को वो चीज मिल पाई जो, या जिसके लिए वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, और उनकी प्राप्ति आज वो यहाँ करते हैं। अब हम लोग यहाँ बात बोले वेद खोले में ये समझते हैं कि ये माओवादी क्या होते हैं। देखिए, चीनी क्रांति के नेता माओ, यानी चीन में भी क्या हुई, एक क्रांति हुई थी, और वो क्रांति जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हुई थी उनका नाम क्या है, माओ। माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी, यानी ऐसे लोग जो माओ की विचारधारा को मानते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माओवादी। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यानी ये माओवादी क्या चाहते हैं कि सरकार केवल अमीर लोगों की न हो, उद्योगपतियों की न हो, बल्कि क्या होनी चाहिए, सरकार मजदूरों और किसानों की होनी चाहिए। और मजदूरों और किसानों की सरकार कायम करने के लिए यदि वो मजदूर और किसान किसी ऐसी क्रांति के जरिए जो रक्तपात को जन्म देती है, मारकाट को जन्म देती है, उसके जरिए क्या करो, आप स्थापित सरकार को उखाड़ फेंको। तो इस तरह की चीज को चाहने वाले अथवा करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, माओवादी कहते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि सरकार पर कब्जा केवल अमीर और धनी लोगों का ही नहीं होना चाहिए, सरकार सब लोगों की होनी चाहिए, सरकार चलाने का मौका सब लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन रियल में आप लोग जानते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ पाना और सत्ता तक पहुंच पाना क्या रहता है, बहुत मुश्किल रह पाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो लड़ाई चीन में लड़ी गई थी वो माओ नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ी गई थी, और वो ये चाह रहे थे कि समाज में ये जो ऊंच नीच है, अमीर गरीब है, इसका कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और देश की कहानी जो हमारे सामने आ रही है वो क्या है, बोलीविया का जल युद्ध। यानी बोलीविया में पानी को लेकर के जो स्ट्रगल हुआ है उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि वहां के लोगों ने क्या किया और उन्हें अपनी इस मुहिम में कैसे कामयाबी मिली। नेपाल अथवा पोलैंड की कथा है लोकतंत्र की स्थापना और उसके पुनरुद्धार यानी उसे वापस से खड़ा करने की बातें बताती हैं। लेकिन जन संघर्ष की जो भूमिका है वो लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही खत्म नहीं हो जाती है। यानी किसी भी देश में, जैसे नेपाल का एग्जाम्पल हमने देखा, वहां लोकतंत्र जब स्थापित हो गया तो लोकतंत्र के स्थापित होने के साथ ही वहां पर जो जनता का संघर्ष था वो खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता क्या करती है, स्वाभाविक रूप से अलग अलग मांगों को लेकर के संघर्ष करती रहती है।
अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाती रहती है, और इन चीजों को लेकर के वहां बराबर क्या होते रहते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते रहते हैं। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ, यानी पहले हो सकता है वहां पानी की सप्लाई कौन कर रही थी, सरकार कर रही होगी, बाद में सरकार ने क्या कर दिया, पानी की सप्लाई का ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। तो ऐसा करने के खिलाफ क्या किया, एक सफल संघर्ष चलाया, एक सफल आंदोलन उन्होंने किया। और इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जो जीवंतता है, लोकतंत्र का जो जीवित रहना है, लोकतंत्र का जो अस्तित्व में बना रहना है, उससे जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। यानी आप लोग सिंपल शब्दों में से यूं समझ सकते हैं कि यदि कहीं जनता संघर्ष करती है अपनी किन्हीं मांगों को लेकर के, इसका मतलब उस देश में क्या है, लोकतंत्र जिंदा है, वो जीवित है। और लोकतंत्र के सामने मांगे उठाना ये बहुत स्वाभाविक है। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। लातीनी अमेरिका, लातीनी क्या है, आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा। अमेरिका जो है वो दो भागों में डिवाइड है, एक को अपन दो कहते हैं उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिणी अमेरिका, ये दो महाद्वीप हैं अलग अलग। तो इन दोनों महाद्वीपों में जिन जिन देशों में लेटिन भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा, लेटिन भाषा जिन जिन देशों में बोली जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिकन देश कहते हैं, इसको लातीनी भी बोला जाता है। तो लातीनी अमेरिका का क्या है, एक गरीब देश है, और विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। किसने दबाव डाला, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने यह दबाव डाला कि बोलीविया में जो सरकार है वो क्या करे, नगर पालिका द्वारा पानी की जो आपूर्ति की जा रही है उस पर क्या करे, अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाले। यानी यहाँ की सरकार पर नगर पालिका जो पानी की आपूर्ति कर रही थी ना, उस पानी की आपूर्ति पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए कहा, यह कहा कि भी नगर पालिका यहाँ पानी की आपूर्ति न करे, बोलीविया की सरकार ऐसा कुछ करे कि पानी की आपूर्ति नगर पालिका बना करे। और सरकार ने कोचबम्बा शहर, क्या नाम है, कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी या कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो बहुत सारे देशों में क्या करती है, अपना कारोबार करती है, काम करती है। तो इसी कारण हम इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं। तो कोचबम्बा शहर में जो है वो पानी की आपूर्ति का काम जो था वो किसको मिल गया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बोलीविया की सरकार ने दे दिया। और इस कंपनी ने आनन फानन में, आनन फानन का मतलब जल्दबाजी में, बिना सोच विचार के पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा, इजाफा मतलब वृद्धि, बढ़ोतरी कर दी, यानी 4 गुना ज्यादा जो था वो पानी की कीमत अब हो गई। पहले मान लीजिए वहां एक महीने में किसी व्यक्ति के पानी का जो बिल था वो 100 रुपया आया करता था, तो अब कितना आने लग गया, 400 रुपया आता था, ये वृद्धि कर दी। और अनेक लोगों का पानी का जो मासिक बिल है, एक महीने का बिल है, वो 1000 रुपये तक जा पहुंचा। यानी हर महीने का पानी का बिल कितना आने लग गया लोगों के, 1000। जबकि बोलीविया में लोगों की जो औसत आमदनी है वो 5000 रुपये महीना है। यानी आप लोग एक महीने में कितना कमाते हो, 5000 रुपये कमाते हो टोटल। उसमें से 1000 रुपये तो आपको किस पे देने पड़ रहे हैं, पानी के बिल के रूप में देने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है, विकट। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। यानी इस कंपनी ने पानी की कीमतों में इतनी जो बेतहाशा वृद्धि की है ना, इसके विरोध में वहां के लोगों ने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से, स्वतः स्फूर्त का मतलब उन्हें कोई बाहर से भड़का नहीं रहा था, उन्हें उकसा नहीं रहा था, बल्कि लोगों ने अपनी मर्जी से क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के बीच में एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया। कब की बात है, 2000 के जनवरी महीने की, जब क्या थे, कुछ श्रमिक लोग भी थे, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जो मानव के अधिकारों को लेकर के काम करते हैं,
और कुछ वहां और संगठन थे, उनके बीच में क्या हो गया, एक गठबंधन बन गया, एक सहमति बन गई। और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। ये गठबंधन जो बना, इसने कोचबंबा शहर में क्या की, एक हड़ताल की, आम हड़ताल की, जिसमें सारे लोग शामिल थे। और सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। यानी जब वहां के इन संगठनों ने मिलकर के हड़ताल की, इस गठबंधन द्वारा हड़ताल की गई, तो वहां की सरकार क्या हो गई, एक तरह से उनकी मांगों को मानने के लिए राजी हो गई। और वो लोगों से बोली कि भाई आप लोग अपनी हड़ताल क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हम आपकी मांगे मान लेंगे। तो लोगों ने क्या कर लिया, सरकार का जब ऐसा आश्वासन मिला उन्हें, तो उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। मतलब सरकार ने भरोसा दिया था लोगों का, आप लोग हड़ताल खत्म कर दो, हम आपकी मांगे मान लेंगे, लेकिन लोगों के हाथ वास्तव में कुछ वहां लगा नहीं। और फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने क्या कर दिया, थोड़े दिनों बाद में आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरता पूर्वक दमन किया। बर्बरता पूर्वक मतलब लोगों की बहुत बेरहमी से, निर्दयता के साथ में क्या की, पिटाई की। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब सैन्य कानून, यानी सेना को यह आदेश दे दिया कि भी आप जो लोग यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें मारिए, पीटिए, उन्हें यहाँ से भगाइए, वो यहाँ प्रदर्शन न कर पाए। उस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। कहीं ना कहीं आपके बात बोले हुए भेद खोले में ये चीज आ भी जाएगी, तो हम इसको फिर से देख लेंगे। अदरवाइज आप लोग वहां से इसे देख भी सकते हैं। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। मतलब सरकार ने तो हालांकि सेना को उतार दिया लोगों से निपटने के लिए, लेकिन जनता जो जब एकजुट हो गई, तो उसकी ताकत के आगे वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उसके अधिकारी क्या हो गए, वो कोचबंबा नाम का शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। और सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगे क्या करनी पड़ी, माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो समझौता किया था ना बोलीविया के सरकार ने, वो कैंसिल कर दिया। और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। यानी वापस उस शहर में पानी की सप्लाई का काम जो था, वो सरकार ने किसको दे दिया, वहां की नगर पालिका को दे दिया। और साथ ये कहा कि भैया पुरानी जो कीमत आपसे ली जा रही थी ना पानी की, वही पुरानी कीमत अब लेंगे। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। तो अब आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, बोलीविया का जल युद्ध क्या था, समझाइए। तो ये कहानी जो है वो हमें इस बोलीविया के जल युद्ध के बारे में बतानी है। अब यहाँ देखिए डाउन विद के साथ क्या लिखा जा रहा है यहाँ, कि क्या आप यह बताना चाहते हैं कि हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और बंद जैसी चीजें लोकतंत्र के लिए अच्छी है? नहीं, किसी भी सूरत में लोकतंत्र के लिए हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और बंद जैसी चीजें अच्छी तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकारों को यह समझना चाहिए कि आखिर ये चीजें लोग करते क्यों हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, क्यों लोग हड़ताल करते हैं, क्यों धरने देते हैं, क्यों प्रदर्शन करते हैं, ये करते क्यों हैं। और समय रहते यदि सरकार इन सब चीजों को समझ ले और इनकी तरफ से उचित कदम उठाए, यानी ये जो चीजें उत्पन्न होती हैं उनको वो समझे और इनकी मांगों को सुन करके उन मांगों का उचित निपटारा कर दे, तो फिर कोई भी देश जो है वो इस तरह की स्थिति से बच सकता है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि बार बार यदि किसी देश में हर रोज इस तरह की चीजें होती हैं, तो निश्चित रूप से क्या नहीं होती हैं, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी बहुत मात्रा में यदि होती हैं, तो इसका मतलब ये लोकतंत्र को जीवंत भी रखती है। यानी लोकतंत्र की जीवंतता के लिए हम इन चीजों को कहीं ना कहीं सही मान भी सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र और जो जन संघर्ष है इसका कैसा रिश्ता है। यही चीजें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र और जन संघर्ष में आपस में कैसा नाता है। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य क्या था, लोकतंत्र को स्थापित करना था। यानी दोनों जो स्टोरी है दोनों देशों की, उनका मुख्य इश्यू जो रहा, मुद्दा रहा, वो अलग अलग रहा। नेपाल में लोग क्या करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाह रहे हैं, जबकि
बोलीविया में बोलीविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए क्या होना पड़ा है, बाध्य होना पड़ा है। बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन से यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव और स्तर क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी एक ने नेपाल में क्या किया, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की बहाली की, जबकि बोलीविया के आंदोलन ने पानी की जो बेतुकी कीमतें बढ़ा दी गई थी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, सरकार को उन कीमतों को वापस लेना पड़ा। इसलिए इन दोनों आंदोलनों का जो प्रभाव है और जो स्तर है वो क्या रहा है, अलग अलग रहा है। स्तर ऐसे रहा कि एक जो है वो यूं कह दीजिए कि एक शहर तक है, एक का प्रभाव और स्तर, जबकि दूसरे का प्रभाव क्या है, एक पूरे नेपाल देश तक है। इन अंतरों के बावजूद दोनों कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। अतीत मतलब बीता हुआ समय, और भविष्य मतलब जो आगे आ रहा है, वो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, रेलिवेंट है। वो क्या है, ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है कि किस प्रकार से राजनीति को लेकर के यदि वो गलत नीतियां अपनाती हैं तो लोग संघर्ष करने पर उतर आते हैं। और दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबद्ध हुई है, इकट्ठी हुई है। लामबद्ध का मतलब होता है इकट्ठा होना। और जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया भी। यानी लोगों का जो समर्थन था, जन समर्थन, उसकी क्या हुई, सार्वजनिक खुले आम जो अभिव्यक्ति हुई, उन्होंने उस चीज को जब व्यक्त किया तो इससे जो विवाद पैदा हुआ, उससे वो विवाद कहाँ पहुंचा, अपने परिणाम तक पहुंचा। मतलब नेपाल में लोकतंत्र चाह रहे थे लोग, लोकतंत्र की बहाली हुई। कोचबंबा शहर के लोग पानी की आपूर्ति को लेकर के जो कीमतें बढ़ा दी गई थी, उन्हें कम करवाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन्हें उसमें कामयाबी मिली। तो मतलब दोनों ही जगह क्या हुआ, लोगों को अपने मकसद को लेकर उन्हें सफलता हासिल हुई। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका क्या रही है, निर्णायक रही है। यानी ये जो आंदोलन खड़े किए हैं उसमें कौन है, राजनीतिक दल जो है वो भागीदार हैं। और अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो वहां आप पहचान पाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। मतलब इजी वे में, बहुत आसान तरीके से लोकतंत्र जो है उसकी स्थापना कहीं भी नहीं हुई है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ा है, इसी प्रकार के संघर्ष, इसी प्रकार की मारकाट, इसी प्रकार से जो अपना जीवन का त्याग है वो करना पड़ा है, और तब जाके उनके सपने जो है वो साकार हो पाए हैं। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आपका परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है कि नेपाल व बोलीविया के जन संघर्षों से हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं, या आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि नेपाल व बोलीविया में जो जन संघर्ष हुए हैं वो अपने परिणाम को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए क्या बातें बताई जा रही है यहाँ। लोकतंत्र का जो जन संघर्ष है उसके जरिए विकास होता है। यानी लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए क्या होता है, विकास होता है। लोकतंत्र यदि एक रुक सा जाए, ठहर सा जाए, तो जनता के संघर्ष द्वारा क्या होता है, वो आगे विकास की ओर अग्रसर होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाए। यानी कुछ चीजें हैं जो आसानी से हो सकती है वहां, और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का क्या ना हो, संघर्ष ना हो। मतलब जरूरी नहीं होता कि हर चीज संघर्ष के बाद ही सहमति तक पहुंचे। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो बिना संघर्ष के, बिना विवाद के भी क्या होती है, संभव हो जाती है, सहमति उन चीजों पर बन जाती है। फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। मतलब ऐसा बहुत कम होता है लोकतंत्र में कि कोई चीज जो है ना वो बिना विवाद के बहुत आसानी से, आराम से हो जाए। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। कौन सी निर्णायक घड़ी बता रहा है ये, जो लोग सत्ता में बैठे हुए होते हैं और जो लोग सत्ता में हिस्सेदारी चाह रहे होते हैं, उनके बीच में जब संघर्ष हो रहा होता है तो लोकतंत्र के लिए क्या होता है, ये एक निर्णायक घड़ी होती है, निर्णायक पल होता है, निर्णायक समय होता है। और ऐसी घड़ी तब आती है, कब आती है, जब कोई देश लोकतंत्र की ओर क्या कर रहा होता है, अपने कदम बढ़ा रहा होता है। उस देश में लोकतंत्र का क्या रहा हो,
विस्तार हो रहा हो। लोकतंत्र तो आपने स्थापित कर लिया, बना लिया, लेकिन क्या नहीं है, वो रियल में नहीं है, वो धरातल पे नहीं है। तो ऐसी घड़ी कब आएगी, जब लोकतंत्र की ओर कोई देश कदम बढ़ाता है, पहली बात। दूसरी बात, उस लोकतंत्र का क्या हो रहा होता है, विस्तार हो रहा होता है। अथवा लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वो उस देश में किस प्रक्रिया में है, मजबूत होने की प्रक्रिया में है। बार बार आप लोग जन संघर्षों के, आंदोलनों के, प्रदर्शनों के ये थप्पड़े नहीं खाओगे, तब तक आपकी जड़ें क्या नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, आप तब तक सीखोगे नहीं। तो पहली चीज हमें क्या बताई जा रही है यहाँ, कि लोकतंत्र में संघर्ष हमें कब देखने को मिलता है, जब सत्ताधारी लोग और शासन में हिस्सेदारी चाहने वाले लोगों के बीच में स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है। दूसरी चीज क्या है, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। यानी जो संघर्ष है उनका समाधान कब होता है, जब जनता क्या जुटती है, बड़े पैमाने पर जुटती है, संगठित होती है, एक होती है। और संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाएं, जिनमें क्या होती है, आपकी संसद हो सकती है, अथवा क्या हो सकती है, न्यायपालिका हो सकती है, इनके जरिए भी हो जाए। यानी कई बार लोगों की जो समस्याएं है ना, वो वहां की सरकार संसद के जरिए या वहां की न्यायपालिका अपने फैसले के जरिए निकाल भी देती है। लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है, गहरा होता है, बढ़ जाता है, तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का क्या बन जाती है, एक पार्ट बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है। मतलब उस समय इन संस्थाओं के लिए इन विवादों को हल करना संभव नहीं होता। और ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं निकलता, बल्कि उसके बाहर यानी जनता के माध्यम से निकलता है। यानी कई बार जब आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो किसी मुद्दे का समाधान नहीं निकाल पाती हैं, तो आखिर जनता ही उन समस्याओं का समाधान निकालती है। तीसरी चीज क्या बता रहा है, कि जो ऐसे संघर्ष और जो लामबंदियां हैं, लोगों का जो एकजुट होना है, उनका संगठित होना है, उसका आधार कौन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं। और यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव, यानी अपने आप आगे बढ़ने का जो भाव है, जज्बा है, वो कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है। यानी ये जो आंदोलन होते हैं ये अपने आप उठते हैं, अपने आप इनको ऊर्जा मिलती है, अपने आप से ये संचालित होते हैं। लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त, सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के लिए कारगर हो पाती है। यानी जनता जब क्या करती है, इन आंदोलनों में संगठित होकर के भाग लेती है, तो वो क्या होती है, अपने प्रयत्नों को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। और संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में क्या होता है, आपका राजनीतिक दल हो सकता है, दबाव समूह हो सकता है, और आंदोलनकारी समूह है हो सकते हैं। यानी ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, राजनीतिक दलों को, दबाव समूहों को, अथवा आंदोलनकारी समूहों को, ये सब क्या है, ये वो संगठित जरिए हैं जिनके जरिए आप लोग अपने देश की राजनीति पर वो दबाव बनाना चाहते हो, या किसी मांग के लिए आप लोग सरकार से अपनी बात रखना चाहते हो। तो ये सब चीजें हमें किसके जरिए मिलती हैं, दलों के द्वारा, या दबाव समूहों के द्वारा, या फिर आंदोलनकारी समूहों के द्वारा। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है वो देखिए, एक सवाल क्या है, कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज्यादा संख्या में लोग जुटा लिए वह अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हम यह माने कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा संख्या में जो लोग हैं उन्होंने जो कुछ चाहा वो उन्हें मिल जाए। लोकतंत्र में जो वाजिब मांगे रहती हैं, जो उचित मांगी रहती हैं, उन्हें ही सरकार मानती है, उन्हीं मांगों पर सरकार गौर करती है। और हम लोग ये नहीं मान सकते कि लोकतंत्र का मतलब होता है जिसकी लाठी और उसकी भैंस, यानी जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, वही सब कुछ करे। ऐसा नहीं होता, बल्कि सत्ता को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिसके अंतर्गत लोगों की वाजिब और लोकतांत्रिक मांगे जो होती हैं, जो किसी और संगठन के लिए, समुदाय के लिए नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह की मांगों पर सरकार गौर करती है। बाकी अनुचित मांगे जो रहती है उनको सरकार साफ साफ भी कर सकती है। इसके बाद हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो लामबंदी और संगठन क्या होते हैं, तो लोगों का एकजुट होना और उनके जो संगठन बनाना है, ये क्या होते हैं, ये कैसे संगठित होते हैं, और इन संगठन का क्या फायदा मिलता है, इन सब की चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।